गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप अपनी तैयारी में भी दिलो जान से लगे होंगे। टेक्नीशियन का भी सीट भर चुका है। तो चलिए हम लोग आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं और केमिस्ट्री के 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 4th लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए कंप्लीट इसको करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ा था और आज आपका लास्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए थोड़ी हम आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम होते क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने किया था। तो आपको बताया गया था कि सबसे पहले एटम के बारे में जो व्याख्या किए थे वो जॉन डाल्टन साहब थे। और जॉन डाल्टन साहब ने ही बताया था कि कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और वो जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु कहलाता है। तो परमाणु को उन्होंने अविभाज्य कहा था और किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई बताया था। कुछ दिनों के बाद आए आपके रदरफोर्ड साहब और उन्होंने इनकी बातों को काट दिया। किन की बातों को? तो जॉन डाल्टन साहब के। जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य हैं। हालांकि परमाणु अविभाज्य ही होता है। अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ एक इकाई है, उन्होंने कहा था कि ये इकाई है, लेकिन रदरफोर्ड साहब आए और बोले कि नहीं, इसको विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एक किया, गोल्ड की परत लेकर एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके बारे में भी हम लोग आप लोगों को हमने बताया था कि एक गोल्ड की क्या लिए थे, परत लिए थे। चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिए थे। फोटोग्राफिक प्लेट पर आपका जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ा दिए थे ताकि उनको पता चल सके कि जो हम अल्फ़ा कण से बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं तो वो आर पार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उन्होंने अल्फ़ा कण का प्रयोग किया था और अल्फ़ा जो कण था वो अपना नेचर में पॉजिटिव था, यानी वो कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज का था। हमने ये भी कहा था कि अल्फ़ा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। इन सारे बातों को हमने पढ़ा था। इन्होंने बताया था, रदरफोर्ड साहब ने 3 बातें अपनी व्याख्या में दिया, अपने एक्सपेरिमेंट में 3 बातें कहा कि परमाणु जो होता है, परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखले होते हैं। अधिकांश हिस्सा कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। तो पहला उन्होंने कहा कि खोखला होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि परमाणु जो है, परमाणु के बीच में कुछ ना कुछ है और उन्होंने नाभिक की खोज कर दिया कि परमाणु जो है, परमाणु के बीच में नाभिक मौजूद है और नाभिक कैसा है? तो ठोस है। उसके बाद उन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, यानी धनावेशित होते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड साहब के बाद, हालांकि ऐसे अगर देखा जाए तो परमाणु संरचना के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक भी आए थे। जे थॉमसन साहब भी आए थे, अपना वाटरमेलन थ्योरी दिए थे। मैक्सवेल ने भी आया था। तो इन्होंने अपना जो दिया थ्योरी दे दिया। उसके बाद अलग अलग और भी वैज्ञानिक है। गोल्डस्टीन साहब आए। गोल्डस्टीन ने आप क्या किए? तो आपका प्रोटॉन की खोज कर दिए। नाभिक में उन्होंने प्रोटॉन की खोज कर दिया। फिर चैडविक आया, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दिया। फिर आपको आएंगे जे थॉमसन साहब, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया। इस तरीक़ा से ये पूरी सिलसिला परमाणु संरचना की चलती रही। उसके बाद इसके सिद्धांत और लोगों ने दिया, मैक्सवेल ने भी दिया था। मैक्सवेल जो थे उन्होंने कहा था कि कोई भी परमाणु जो है, परमाणु में जो कण मौजूद है वो कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, जो कोई भी कण, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अगर कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा का लॉस करेगा, यानी ऊर्जा उत्सर्जन करेगा और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा ख़त्म होने पर वो नाभिक में गिर जाएगा और इस तरीक़ा से परमाणु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो इनकी बातों को फिर काटा गया बोरबरी साहब के द्वारा। बोरबरी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अपनी कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो वो अपनी ऊर्जा का कोई भी नाश नहीं करेगा, यानी जिस ऊर्जा के साथ वो गति कर रहा है वो ऊर्जा उसका बरकरार रहेगा। उन्होंने बोरबरी साहब ने भी बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी
निम्न कक्षा को छोड़कर अगर उच्च कक्षा में जा रहा हो तो उसे ऊर्जा गेन करना पड़ेगा, अर्थात कि ऊर्जा उसको लेना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो अपनी निम्न कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो अपनी ऊर्जा को लॉस करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों को बुरबरी साहब ने दिया और इनकी बातों को क्या हुआ, सफल माना गया। फिर इन्होंने एक थ्योरी दिया कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निर्धारण करने का एक फॉर्मूला दिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2n² बोलते हैं। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम आपको एक चार्ट बनवा दे रहे हैं, ठीक है। आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये एंडिंग पॉइंट पर है, तो आज हम आपको चार्ट बना दे रहे हैं ताकि आपको एक सिलसिलेवार तरीक़ा से पढ़ना आसान हो जाए। देखिए आप देख पा रहे होंगे, हमने ये भी बताया था कि मूल कण क्या होते हैं, अस्थाई कण क्या होते हैं, अस्थाई कण क्या होते हैं, प्रतिकण किसे कहते हैं, इन सारे चीज़ों की हमने व्याख्या किया था। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं कण के बारे में कि वो कौन से कण हैं। उसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि वो उस पर उसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या होते हैं। उसके बाद उसका आवेश कितना होता है, आवेश का नेचर कैसा होता है, आवेश का अगर प्रकृति पूछा जाए आपसे कि प्रकृति में कैसा होता है तो ये आपको जानना है। और थोड़े बहुत आपको ईयर जानना है कि किस वर्ष में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। इसके एक और बना देते हैं पार्ट, ठीक है, आपको दिख रहे हैं। यहाँ ईयर कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं खोजकर्ता, खोजकर्ता। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने खोजा था, तो जे थॉमसन साहब ने खोजा था। तो जे थॉमसन, जे थॉमसन थे, ठीक है। अगर प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन थे। उसके बाद अगर बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होते कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपसे पूछा जाए तो 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ठीक है। देखिएगा ये प्लस नहीं है, माइनस का 31 है, ठीक है, यानी अत्यधिक कम।
ठीक है। इसके मेजरमेंट के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ठीक है। अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर पूछे तो 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। कितना kg होता है? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर न्यूट्रॉन की हम बात करें तो न्यूट्रॉन की 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये बात आपको समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत है? ये आपको चार्ट में जो भी लिखवाए जा रहे हैं उसको आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी आपको ट्रिक टेक्निक काम करने वाला नहीं है। अगर हम बात करें आवेश की, ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेचर में निगेटिव होता है। नेचर में कैसा होता है? निगेटिव होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो नेचर में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और बात करें अगर न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन का नेचर कैसा होता है? तो आपको पता है कि आवेशहीन होता है, और हमने बताया भी था कि क्यों आवेशहीन होते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अब कि इसके आवेश कितने होते हैं, ठीक है, इस पर अगर आवेश की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। कितना होता है? कूलाम्ब। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। अगर प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, प्रोटॉन का कितना होगा? तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अगर उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को आपको पता है कि आवेशहीन होता है। अगर ये आवेशहीन है तो हम कह सकते हैं कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसके क्या होते हैं? नो चार्ज होते हैं, यानी इस पर कोई भी प्लस या माइनस का आवेश नहीं होता है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का ईयर कितना है, तो देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछे तो 1897 में इसकी खोज हुई थी। यानी सबसे पहले जो खोज हुआ था वो 1897 में इलेक्ट्रॉन का ही खोज हुआ था, ठीक है। यानी सबसे पहले एटॉमिक जो स्ट्रक्चर हुए थे वो रदरफोर्ड के पहले ही देने वाले कौन थे? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो जे थॉमसन थे। तो यही सबसे पहले खोजा गया कण था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज हो गया था 1919 में, 1919 में खोजा गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में, 1937 नहीं 1932 ईस्वी में किसकी खोज हो गई थी? आपका न्यूट्रॉन का खोज हो गया था। तो आप ईयर भी याद रखेंगे। वजह ये है कि कभी कभी आपको सजाने के लिए दे देता है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इसको सजाने के लिए देता है कि कौन से किसकी खोज पहले हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुआ था, और उसके बाद आपका न्यूट्रॉन की खोज हुआ था। अगर खोज की हम बात करें कि सबसे पहले किसका, तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुआ, और उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुआ। बच्चा इस चार्ट को आप बेहतर ढंग से कॉपी करना और समझना कि क्या क्या है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट बातें निकल रहा है, आपका कंसेप्ट निकलेगा यहीं से। देखो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और हम बात करें प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, तो 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इन दोनों में सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन दोनों में सबसे भारी कौन सा है, ठीक है, तो देखो आपको लगेगा कि 9.1 ज़्यादा है। आपको क्या लगेगा कि 9.1 ज़्यादा है और यहाँ 1.6 क्या है? कम है। तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रोटॉन कम है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? कम है। बट ऐसा नहीं है। देखो समझो, यहाँ 9.1 है और यहाँ 10⁻⁻31 है। यहाँ देखो बच्चा, आगे छोड़ दो, ठीक है।
समझो यहाँ पर कि 10 के पावर -31 बड़ा है या 10 के पावर -27 बड़ा है। तो आपको पता है कि हम 0 से अगर पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, पॉजिटिव की ओर अगर बढ़ते हैं तो जो वैल्यू बड़ा होता है वो बड़ा होते हैं वास्तव में। लेकिन अगर हम निगेटिव की ओर बढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम 0 से दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारा वैल्यू क्या होता है, कम होता है। वैसे वैसे हमारा वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि 10 के पावर 27 जो है माइनस का, वो क्या है, अधिक है। किससे? 10 के पावर -31 से। यानी सबसे पहले आएगा 10 के पावर -27, उसके बाद आएगा क्या, 10 के पावर -31 आएगा। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से भारी कौन सा होगा, प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन से भारी कौन सा होगा बच्चा, प्रोटॉन होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर दिखेंगे? चल, चलो समझो। देखो, अगर बात करें कि वजन किसका ज़्यादा है, वजन की अगर बात करें हम, तो सबसे भारी जो होगा वो सबसे भारी, छोड़ो पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बताओ। तो सबसे भारी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? तो आप कहोगे कि प्रोटॉन। कौन भारी होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन भारी होगा। किससे भारी होगा? इलेक्ट्रॉन से भारी होगा। किससे भारी होगा? इलेक्ट्रॉन से। कोई दिक्कत इसमें नहीं। यानी प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से क्या है, भारी है। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर हम बात करें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अब कौन सा भारी है, अब देखो समझो, यहाँ तो हमने कंपैरिजन करवा दिया आपको 10 के पावर से। लेकिन यहाँ देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दोनों में 10 के पावर -27 है। दोनों क्या है, 10 के पावर -27 है। तो यहाँ देखो आगे वाले वैल्यू को देखो, 1 है, 1 है, 6 है, 6 है, 7 7। यहाँ देखो कि यहाँ 25 है और यहाँ कितना है, 48 है। तो भारी कौन सा होगा, 48 या 25? तो आप कहोगे 48 भारी होगा। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि सबसे भारी जो हुआ वो क्या हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। बात क्लियर है? समझ में आ रहे हैं आपको? चलें, तो न्यूट्रॉन सबसे भारी हुआ, प्रोटॉन उससे थोड़ा सा हल्का, और सबसे हल्का कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्रम आप याद रखोगे। ठीक है, क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। चल, अब आगे हम बात करते हैं। देखो, हमने तो द्रव्यमान की बात किया। किसकी बात किया, द्रव्यमान की। अब आते हैं कि देखो इन दोनों पर जो आवेश हैं, इन दोनों पर आवेश क्या है, सेम है। तो आवेश का तो कोई चक्कर आपको नहीं है। लेकिन द्रव्यमान में ही अगर बात करें कि हम एक आता है कि किसी भी कण को मापने के लिए हम एक एमयू का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 1.6 है, तो 1.67 है, तो इन 7 1.67 इंटू 10 के पावर -27 जो केजी है, ये हमारा 1 AMU कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, देखो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, सबका द्रव्यमान अलग अलग है, सबका द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। तो एक मेजरमेंट के लिए हम एक मापन ले लेते हैं। ठीक है, कि इसके दायरे में कौन आ रहा है, इसके आजू बाजू कौन है। तो हम इसको 1 AMU को बना लिया कि 1 AMU जो होगा 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg होंगे। ठीक है, देखो बच्चा, ये 1 AMU जो निकाला जाता है ये कार्बन से निकाला जाता है। किससे? अगर आपसे कभी पूछ ले कि 1 AMU जो होता है वो किससे निकाले जाते हैं, तो कार्बन से। ठीक है, ये कार्बन के द्रव्यमान से निकाला जाता है 1 AMU को। ठीक है, कार्बन का जो द्रव्यमान है, कार्बन के द्रव्यमान से 1 AMU को निकालते हैं। ठीक है, उतनी आपको डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे निकाले जाते हैं, बस याद कर लो कि 1 AMU जो होता है वो किससे निकाला गया, कार्बन से निकाला गया। अगर हम बात करें इसमें से
कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, तो जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है लगभग बराबर है। लगभग क्या है? बराबर है। लगभग बराबर होने की वजह से हम इसको 1 AMU से माप लेते हैं। किसे? लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, देखो इलेक्ट्रॉन इससे काफ़ी छोटा है, इलेक्ट्रॉन इससे क्या है? काफ़ी कम है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है बच्चा, बोर्ड पहले हमें खाली करना होगा, ठीक है। पहले आप बोर्ड इधर खाली करवाओगे या यहाँ समझा दें? चलो यहाँ समझो। देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन के, किसके? हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्रव्यमान के, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का बच्चा 1/1340 कितना होता है? 1/1340 नहीं, 1840, 1/1840। ये लगभग 1837 और 1840 के बीच का वैल्यू होता है। तो आपको जो मिलेगा वो क्या कर देना? लगा देना। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के 1800 बट्टा क्या होता है? 1840 होता है। तो अब इन बातों को आप क्या करोगे? नोट करोगे। आप नोट कर लो, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ आएगा 1.66 भी और कहीं कहीं आएगा 1.67, ठीक है। तो अब इसको आप नोट करो, उसके बाद हम मिटाते हैं। चलो बच्चा, उम्मीद करते हैं कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। अब कुछ आपका की पॉइंट है उसको भी आप नोट करते हुए चलना। देखो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन के, किसके? हाइड्रोजन के प्रोटॉन। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं तत्व, यानी इसके समस्थानिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो हाइड्रोजन तत्व है उसके जो नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान के क्या है? एक हाइड्रोजन के प्रोटॉन कहो या द्रव्यमान कहो, इसका क्या है? 1840। कहीं कहीं 1840 देगा तो कहीं कहीं तो 1837 भी देते हैं। तो 1837 कह दो या तो 1840 कह देना, ठीक है। जो आपको ऑप्शन मिले बना देना। अब बात आता है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो है ये
हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन के क्या होता है, मास बराबर होता है, यानी न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन के मास के बराबर होगा। ये सारे आप पॉइंट नोट करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको हमने लिखवाया था कण, अस्थाई कण और अस्थाई कण हमने पढ़ाया था। तो अस्थाई कण तो आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं कुछ अस्थाई जो कण हैं उसके खोजकर्ता कौन थे और उससे संबंधित कुछ बातें हैं, तो उसको भी नोट कर लेते हैं और उसके बाद आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। देखो, अगर हम बात करें कि पोजिट्रॉन, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है पोजिट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, प्रतिकण है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, प्रतिकण है। अगर दूसरा हम बात करें तो इसकी खोजकर्ता जो थे, खोजकर्ता, वो खोज करने वाले एंडरसन थे। खोज करने वाला कौन था, एंडरसन थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस पर जो आवेश होता है, इस पर जो आवेश होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आपको बताए हैं कि प्रतिकण क्यों है, प्रतिकण क्या होते हैं, तो एक दूसरे के नेचर में विपरीत होते हैं और आपस में टकराने पर वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वही किसका होगा, पोजिट्रॉन का आवेश होगा। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वही किसका द्रव्यमान है, पोजिट्रॉन का भी द्रव्यमान है, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ से आप याद रखोगे, ठीक। चल, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बोसान था, ठीक है, एक क्या था, बोसान था। तो बोसान के खोजकर्ता कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस थे, ठीक है। अगर मेसान की हम बात करें कि मेसान का खोज किसने किया था, तो यूकोबा ने किया था। किसने किया था, मेसान की खोज करने वाले कौन थे, यूकोबा थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक और कण था आपका, हम न्यूट्रिनो लिखवाए थे, यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ, न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिनो की खोज करने वाला थे पाउली। पाउली बोले हैं रे बच्चा, बावली नहीं बोले हैं, बावली मत समझ लेना, बावली, ठीक है, ये पाउली है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो, न्यूट्रिनो की अगर बात करें तो इस पर जो आवेश होता है, इसका जो आवेश होता है, और इसकी अगर हम बात करें, यहाँ दिख रहे हैं नहीं, चल, आवेश और हम बात करें द्रव्यमान का, किसकी बात करें, द्रव्यमान का, तो ये दोनों जो होता है वो शून्य होता है। दोनों क्या होता है बच्चा, शून्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर न्यूट्रिनो पर आवेश क्या होता है, तो आवेशहीन होता है। अगर पूछा जाए इसका कि द्रव्यमान कितना होता है न्यूट्रिनो का, तो वो भी शून्य होता है। मेसान का अगर पूछा जाए कि खोजकर्ता कौन थे, यूकोबा थे। बोसान की खोजकर्ता कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ बोस थे। पोजिट्रॉन जो होता है वो किसका प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वही पोजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही आपका पोजिट्रॉन की आवेश होता है। कोई दिक्कत है नहीं। अगर बात किया जाए कि खोजकर्ता इसके कौन थे, पोजिट्रॉन के, तो पोजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, एंडरसन थे। बात क्लियर है। यहाँ से एक चीज़ और समझो कि कभी कभी आपसे आवेश के, ठीक है, आवेश के बारे में भी पूछ देता है, ठीक है। तो आवेश जो होता है, आवेश की खोज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम आवेश की किसकी बात कर रहे हैं, मापन का। यानी आवेश को सबसे पहले मापा कौन था,
तो मापने वाले जो वैज्ञानिक थे वो मिलिकन थे। कौन थे? मिलिकन। इन्होंने ही सबसे पहले आवेश की मात्रा यानी किसी भी कण पर आवेश जो है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आवेश है उसको मापे कौन थे? सबसे पहले मिलिकन थे। इन्होंने ऑयल ड्रॉप का इस्तेमाल किया और ऑयल ड्रॉप से इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आवेश का क्या कर दिया था? मात्रा को मापा था। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि आवेश की मात्रा यानी आवेश की मात्रा कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो कभी अगर पूछ दे आपसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? आप इसको बता दीजिए कि ये कौन थे? मिलिकन थे। तो इतनी बातें आपका क्या था? एटॉमिक स्ट्रक्चर से था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें आपको छूट गए थे आपको। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग। अब अगले जो टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। तो चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्ती से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए। धन्यवाद।